बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसका टॉपिक है सिंपली एंड मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास कनेक्टेड रीजन क्या होता है। कनेक्टेड रीजन, a region is said to be connected if any two points of the region D can be connected by a curve which lies completely within a region is called connected region। अब हमने इस डेफिनेशन को समझना है, फिर उसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले उसने कहा कि उस रीजन को उस वक़्त हम कनेक्टेड रीजन का नाम देंगे अगर उस रीजन में मौजूद अगर हम कोई दो पॉइंट्स लें और उन दो पॉइंट्स को उस कर्व के ज़रिए, या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उस रीजन के अंदर उन दो पॉइंट्स को जब हम आपस में जॉइन करवाएं बाय अ कर्व, एक कर्व के ज़रिए, तो वो बनने वाला कर्व जो सा है वो कह रहा है विच लाइज कम्प्लीटली विद इन अ रीजन। वो हमारे पास जो कर्व बनेगा अगर वो हमारे पास उस रीजन के अंदर ही होगा तो उस रीजन को हम कनेक्टेड रीजन का नाम देंगे। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, हमने यहाँ पर दो पॉइंट लिए Z1 और Z2 और इन दोनों को जब हमने आपस में एक कर्व की शक्ल में जॉइन किया तो जो बनने वाला जो कर्व है वो कर्व हमारे पास उसी रीजन के अंदर बन रहा है, तो फिर हम ऐसे रीजन को कनेक्टेड रीजन का नाम देंगे। चलिए हम इसको एक दफ़ा दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक कर्व बना दिया, आप इसको एक कर्व समझ सकते हैं या फिर आप इसकी शेप कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये है बेसिकली मेरे पास एक कर्व, और कल हमने पढ़ा था कि हम हमेशा कर्व की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हम लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये दो पॉइंट्स लगा दिए, एक पॉइंट जिसको मैं Z1 का नाम दे देता हूँ और एक पॉइंट है जिसको मैं Z2 का नाम दे देता हूँ। जब मैंने इन दो पॉइंट्स को एज अ कर्व के तौर पर आपस में इनको जॉइन करवाया, तो जॉइन करवाने के बाद इनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और इनको दोबारा से किसी दूसरी इस तरह से शेप बना दें कि हमारे पास ये दोबारा कुछ इस तरह से ये कनेक्ट हो जाए। अब कनेक्ट होने के बाद ये मेरे पास एक कर्व की शेप आपको सामने नज़र आ रही है। अब ये जो कर्व है, देखिए ये हमारे पास जो गिवन कर्व था जिसको हम C1 का नाम दे लेते हैं, इसका ये अंदर वाला हिस्सा जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये सारे का सारा इस कर्व का रीजन है जिसको हम एरिया भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये बनने वाला जो कर्व है वो हमारे पास इसी रीजन के अंदर लाई कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो रीजन है इसको हम एक कनेक्टेड रीजन का नाम देंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि सिंपली कनेक्टेड रीजन, या फिर आप इसको सिंपल कनेक्टेड रीजन का नाम भी दे सकते हैं। अब सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है? कहता है अ डोमेन और रीजन is called simply connected region if every closed curve, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, सिंपली कनेक्टेड रीजन में अब ये उसने बात की हर क्लोज्ड कर्व इन द डोमेन, उस डोमेन में या उस रीजन में कैन बी श्रंक, श्रंक क्या कहते हैं? इकट्ठा होना, टू अ पॉइंट, एक पॉइंट की शक्ल में, विदाउट गेटिंग आउट ऑफ द डोमेन और रीजन,
बगैर उसके उस रीजन से बाहर निकले तो फिर हम उस रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन का नाम देते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा से इस डेफिनेशन को रिवाइज करता हूँ। कहता है हमारे पास कोई बनने वाला अगर कोई कर्व है, उसके अंदर जो रीजन हो और हर क्लोज्ड कर्व उस रीजन में कुछ इस तरह से श्रंक हो, कुछ इस तरह से इकट्ठा हो कि वो एक पॉइंट की शक्ल बन जाए, कि वो बनने वाला पॉइंट वो हमारे पास उस रीजन से बाहर ना जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन। यहां पर हम दो एग्जाम्पल जो आपके सामने नजर आ रही होंगी। पहली जो हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं उसको दोबारा से ड्रॉ करता हूं। यहां पर मेरे पास मैंने एक कर्व बना दिया C1 और इसके अंदर एक और कर्व है जिसको मैं नाम दे देता हूं C2 का। ये मेरे पास C2 है। अब इसके अंदर देखिए रीजन कौन सा है। ये मेरे पास जिसको मैं हिस्से को शेडेड कर रहा हूं, ये मेरे पास हिस्सा इसका रीजन है। ठीक है। अब इस रीजन में हमारे पास मैं अगर कोई कर्व लेता हूं, लेट्स सपोज मैं यहां पर एक कर्व बना दूं। कर्व बनाने के बाद मैं इसको इतना इकट्ठा करूं कि ये एक पॉइंट की शक्ल बन जाए। जैसे कि ये आपके पास जैसे जो कर्व लिए तो वे एक पॉइंट की शक्ल बन गए हैं। और कुछ इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज लेते जाएं, इसको ऐसे चलाते जाएं, तो ये हमारे पास अगर एक पॉइंट की शक्ल में बन जाए। अब देखें ये जो मेरे पास एक बन रहा है रीजन, यह अभी मेरे पास क्या है, एक सिंपली कनेक्टेड रीजन है। और अगर मैं एक कर्व कुछ इस तरह से इस कर्व 2 के अबाउट इसके गिर्द बना दूं, एक ऐसा एक कर्व ले लूं। अब जब मैं इसको श्रंक करूंगा, इकट्ठा करूंगा, तो इसका बनने वाला पॉइंट जो है मेरे पास वो इस कर्व 2 जो कि हमारे पास इस रीजन का पार्ट नहीं है, कर्व C1 का, वो इस रीजन से आउट हो गया। अब ये जब ये आउट हुआ ना, अब ये मेरे पास एक सिंपली कनेक्टेड रीजन नहीं बना, क्योंकि हमने तो डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि सिंपली कनेक्टेड रीजन हम उस रीजन को कहेंगे अगर हर क्लोज्ड कर्व उस रीजन में कुछ इस तरह से इकट्ठा हो कि उसका बनने वाला पॉइंट उस रीजन से बाहर ना जाए। जबकि यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये उस रीजन का जो पॉइंट है ये इस कर्व से बाहर चला गया है, तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास ये रीजन सिंपली कनेक्टेड रीजन नहीं है। अगर आप ये में देखिएगा, आपके सामने एक कर्व बनाया जिसको मैंने C3 का नाम दिया। इसके मैंने अंदर अब दो कर्व बनाए। जब मैंने ये दो कर्व बनाए हैं तो इन दो कर्व्स में देखें, हमने जब इसको इतना श्रंक किया कि ये एक पॉइंट की शक्ल में बन गया। जब ये एक पॉइंट की शक्ल में बन गया तो अब देखें ये हमारे पास ये जिस हिस्से को मैं शेडेड कर रहा हूं, ये सारे का सारा उस कर्व C3 का शेडेड हिस्सा है। दो के दो मैंने अगर इसके अंदर कर्व बनाए, क्लोज्ड कर्व बनाए, तो वो श्रंक होने के बाद जब एक पॉइंट बन गए तो वो पॉइंट रीजन के अंदर ही लाई कर रहा है, बाहर नहीं जा रहे। तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो रीजन है ये हमारे पास एक सिंपली कनेक्टेड रीजन है। दोबारा से देखिएगा, ये मैंने कर्व C3 लिया, इसके अंदर अब मैंने ये मेरे पास हिस्सा जो इसका शेडेड हिस्सा है, अब इसमें इसे को शेडेड कर दूँ, इसके अंदर जो मेरे पास हैं ये जो बनने वाले जो मेरे पास कर्व नज़र आ रही है, ये इसी रीजन का पार्ट है। हमने इनको इतना श्रंक किया, श्रंक कहते हैं जब मैंने कोई कर्व बनाया, तो कर्व बनाने के बाद ये मेरे पास एक कर्व है,
मैंने ये कर्व बनाने के बाद इसको इतना श्रंक किया कि एक पॉइंट बन गया। तो पॉइंट बनने के बाद ये मेरे पास अगर उसी रीजन के अंदर मौजूद रहा तो फिर हमने कह दिया कि ये बनने वाला जो कर्व है, ये बनने वाला जो पॉइंट होगा क्लोज्ड कर्व का, ये इसी रीजन के अंदर अगर लाई कर रहा है तो फिर हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, एक सिंपली कनेक्टेड रीजन है। तो हम फिर आगे बात करते हैं कि मल्टी कनेक्टेड रीजन फिर क्या होगा। कहता है अ डोमेन और रीजन विच इज नॉट सिंपली कनेक्टेड, ऐसा रीजन जो ना सिंपली कनेक्टेड रीजन हो, उस रीजन को हम मल्टी कनेक्टेड रीजन का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। जैसे ये मैंने पीछे आपको एग्जांपल दी है कि एक कर्व था, उसके अंदर हमने एक और कर्व लिया और वो कर्व उस रीजन का पार्ट नहीं था। ये अंदर जो मैंने C2 लिया है ये मेरे पास इस कर्व का पार्ट नहीं है, और इसके अराउंड जो मैंने एक कर्व बनाया, जब मैंने इसको इतना श्रंक किया कि वो बनने वाला पॉइंट उस C2 के रीजन में चला गया, जबकि वो C1 का रीजन का पार्ट नहीं था। तो पार्ट ना होने की वजह से वो पॉइंट उस रीजन से बाहर चला गया। तो फिर हमने उस रीजन को फिर हम क्या कहेंगे, फिर उस रीजन को हम कहेंगे मल्टी कनेक्टेड रीजन। जैसे यहाँ पर C1 है, मैंने कर्व लिया, इसके अंदर C2 और C3 मैंने जो दो अंदर इसके मैंने कर्व बना दिए। अब ये जो बनने वाले जो कर्व हैं ये इस रीजन का पार्ट नहीं है। ये जिसको मैंने लाइनिंग से शेडिड किया है, ये बेसिकली जो लाइनिंग को शेडिंग किया हुआ ये इसका रीजन है। जब हम अगर इसी C2 या C3 के अगर अराउंड हम कोई कर्व ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये है मेरे पास C2, इसके अराउंड ही मैंने एक और कर्व ले लिया जिसको मैं नाम दे देता हूँ C3 का। अगर मैं इसको इतना श्रंक करूँ कि मेरे पास इसका बनने वाला पॉइंट उस C3 के रीजन से बाहर चला जाता है और वो C2 में आ जाता है, यानी कि बनने वाले कर्व का जो पॉइंट था वो उस रीजन से आउट हो गया, तो इसका मतलब है कि अब वो मेरे पास रीजन क्या बन गया, मल्टी कनेक्टेड रीजन बन गया। उम्मीद है आपको ये मल्टी और सिंपली कनेक्टेड रीजन की समझ आ गई होगी। अब हमने जो आज का थ्योरम करना था इसको हम कहते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम। कॉची इंटीग्रल थ्योरम इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसकी एप्लीकेशन हम आगे फर्दर इससे रिलेटिव क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये चीज़ें आपको, ये थ्योरम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होना चाहिए। इंतहाई आसान और सिंपली हमारे पास बहुत ही आसान कहने की ये थ्योरम है। अब इसमें मेरे पास स्टेटमेंट क्या है, कहता इफ़ f ऑफ z इज़ अ रेगुलर फंक्शन एंड f डेरिवेटिव ऑफ z इज़ कॉन्टीन्यूस एट ईच पॉइंट। अब याद रखिएगा यहाँ पर ये जो लाइन है f प्राइम ऑफ z इज़ कॉन्टीन्यूस एट ईच पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। हम इसी लाइन को अपने थ्योरम के अंदर यूज़ भी करेंगे। तो कहता है पहली बात कि फंक्शन एक रेगुलर फंक्शन होना चाहिए, और आपको पता है रेगुलर फंक्शन हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि किसको बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ऑन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसका जो डेरिवेटिव है कॉन्टीन्यूस, अगर वो कॉन्टीन्यूस है हर पॉइंट पर विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कर्व सी, उस कर्व के अबाउट या उस कर्व के लिए, तो फिर हमारे पास कहता है उसकी फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगी अलोंग क्लोज्ड कर्व के, उस क्या होगी, ज़ीरो होगी। दोबारा देखिएगा थ्योरम की स्टेटमेंट को, कहता एक फंक्शन, पहला पॉइंट कहता फंक्शन रेगुलर होना चाहिए, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए उस कर्व
कंटूर या क्लोज्ड कंटूर कर्व के लिए, और वो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, बेसिकली वो डिफाइन होता है। तो कहता है फिर हमारे पास फंक्शन की उस क्लोज्ड कर्व के अबाउट जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। अब हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है, लेकिन प्रूव करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने लिखा f डेरिवेटिव ऑफ z इज कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट। अब इसके देखिए इसका मतलब क्या बनता है। सबसे पहला ये कि अगर उसने कहा कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव अगर कॉन्टिन्यूस है, तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो तो पहली बात कि वो डिफरेंशिएबल होता है। दूसरी, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तब हमारे पास जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक भी होगा। तीसरी बात, अगर फंक्शन एनालिटिक है, डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, एनालिटिक भी है, तब ये जो CR इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई भी करेगा। तीन चीज़ें, ये तीनों रिजल्ट हमने यूज़ करने हैं इस थ्योरम के अंदर। अगर ये CR इक्वेशंस क्या थी, हमारे पास दो CR इक्वेशंस थी, पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y, और दूसरी थी हमारे पास पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। ये हमारे पास दो CR इक्वेशन थी। अब हमने इन CR इक्वेशंस को आगे फर्दर जब थ्योरम स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके हमारे पास इसका यूज़ होगा। इससे पहले एज वी नो दैट f ऑफ z किसके इक्वल है, u प्लस एटा v के, और z हमारे पास किसके इक्वल होता है, x प्लस एटा y के, और dz ये आपको पता है किसके इक्वल है, दोनों साइड पे डिफरेंशियल लेंगे तो dx प्लस एटा dy फॉर्म बन जाए। अब हमने इस फंक्शन की अलोंग क्लोज्ड कर्व इंटीग्रेशन 0 लेके आनी है। तो यहाँ पर हम ये हमारे पास नाउ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन अलोंग क्लोज्ड कर्व इक्वल टू किसके इक्वल है, देखें f ऑफ z किसके इक्वल था, u प्लस एटा v के, dz किसके इक्वल है, dx प्लस एटा dy के। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर u को मल्टीप्लाई किया dx के साथ, तो ये u dx बन गया। फिर u को एटा dy के साथ किया तो ये एटा u dy बन गया। फिर एटा v को dx के साथ किया तो ये एटा v dx बन गया। फिर एटा v को मल्टीप्लाई किया एटा dy के साथ, तो एटा एंड एटा स्क्वायर बना हमारे पास। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के, तो ये बन गया -v dy। अब हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करना है। तो ये बना u इंटू डी एक्स माइनस वी इंटू डी वाई प्लस ये होता u इंटू डी वाई प्लस वी इंटू डी एक्स। अब दोनों के ऊपर हम इंटीग्रेशन को अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमने इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर अलग-अलग से अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर हमने ग्रीन्स थ्योरम जो आप लोगों ने कैलकुलस 3 में भी डिटेल से पढ़ा था, उसी को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। क्या पढ़ा था आप लोगों ने, ग्रीन थ्योरम आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन अलोंग। अब देखें ये क्या है, लाइन इंटेग्रल को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन थ्योरम क्या करता था, एक लाइन इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में चेंज करता था। तो कहता है p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई। आप लोगों ने जो फॉर्म पढ़ी वो u इंटू डी एक्स प्लस वी इंटू डी वाई था। अब चूँकि u और v ऑलरेडी यहाँ पर यूजेबल हैं मेरे पास अल्फ़ाबेट्स, तो इसलिए हम इसका नेम चेंज कर लिया है। p डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई इक्वल टू डबल इंटेग्रल पार्शियल q ओवर पार्शियल x, यानी कि हमारे पास जो q है, जो
डिफरेंशियल डी वाई के साथ है, हमने q का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जो p है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y, और दरमियान में हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया इनटू dx एंड dy। अब इस रिजल्ट का हमने इस्तेमाल करना है कहाँ पर, ये जो इक्वेशन 1 है हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पर देखेंगे, अब देखें कि हमारे पास जो dx के साथ जो टर्म है वो क्या है, p है। तो यहाँ पर जो dx के साथ टर्म आ रही है वो है u, तो हम इसको समझते हैं ये p है। और जो dy के साथ जो टर्म आएगी वो q है। तो यहाँ पर dy के साथ जो टर्म है देखिए वो प्लस q आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास इसका मतलब है कि जो q होगा फिर वो माइनस v होगा। इसके बाद नेक्स्ट में देखें तो ये dy के साथ हमारे पास जो टर्म आती है वो q होती है। इसका मतलब है कि q इक्वल है u के, और dx के साथ जो टर्म आती है प्लस v, ये हमारे पास क्या है, p है। जैसे यहाँ पर है p इंटू डी एक्स। अब यही रिजल्ट हमने यहाँ पर भी इसमें भी पुट करना है, क्योंकि हम लाइन इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में चेंज कर रहे हैं। अब देखिएगा किस तरह से ये फॉर्म चेंज होती है। ये u इंटू डी एक्स, यू हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल है, p के। यहाँ पे इसका मतलब है p, यहाँ पर हमारे पास p किसके इक्वल है, u के। तो हमने अब यहाँ पर इसी के मुताबिक रिजल्ट जो से हैं वैल्यूज़ को पुट करना है इस ग्रीन थ्योरम के रिजल्ट के मुताबिक। तो पहला है पार्शियल q ओवर पार्शियल x, तो पार्शियल ओवर पार्शियल x q क्या था, माइनस v, तो माइनस v लगा दिया। माइनस इंटू पार्शियल p ओवर पार्शियल y, तो पार्शियल ओवर पार्शियल y, p क्या है यहाँ पर मेरे पास u है, तो हमने यहाँ पर इस u को लगा दिया। आगे dx एंड dy प्लस योटा। अब इस सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व करना है, और सेकंड पार्ट क्या है वो भी देख लीजिए। ये है मेरे पास इसका पार्ट, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर है मेरे पास नेक्स्ट वन पार्शियल q ओवर पार्शियल x, तो पार्शियल ओवर पार्शियल x q क्या है, u, तो हमने इस u को पुट कर दिया। माइनस इंटू पार्शियल p ओवर पार्शियल y, तो पार्शियल ओवर पार्शियल y, v हमारे पास क्या है, वो p क्या था, v है, तो हमने यहाँ पे v लगा दिया, dx एंड dy। अब यहाँ पर हमने आगे फर्दर CR इक्वेशंस को यूज़ करना है। CR इक्वेशंस क्या थी वो भी मैंने लिखती हैं। पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y, एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। ये जो इक्वेशन 2 जिसको मैंने नाम दिया, अब हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। यह है माइनस v, माइनस हमारे पास डेरिवेटिव से बाहर आ गया, तो ये बन गया डबल इंटीग्रल माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ये बना पार्शियल u ओवर पार्शियल y इंटू डी एक्स एंड डी वाई। यह है पार्शियल u ओवर पार्शियल x, ये पार्शियल u ओवर पार्शियल x आ गया, और पार्शियल v ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल y डी एक्स एंड डी वाई। अब CR इक्वेशंस के मुताबिक आप देखिए कि पार्शियल u ओवर पार्शियल y किसके इक्वल है, ये हमारे पास पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल था माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x, तो हमने पार्शियल u ओवर पार्शियल x की जगह पर माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x को पुट कर दिया इंटू डी एक्स एंड डी वाई, बाकी टर्म एज इट इज़, प्लस एटा इंटू डबल इंटीग्रल। अब देखें पार्शियल u ओवर पार्शियल x किसके इक्वल था, ये है पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, तो अब हमने पार्शियल u ओवर पार्शियल x की जगह पर पार्शियल v ओवर पार्शियल y पुट कर दिया। अब इसके बाद देखें ये है माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्म ये नेगेटिव टर्म आपस में कैंसिल हो गई और आंसर 0 आ गया। ये माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल y आपस में कैंसिल हो गई, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 0, यहाँ पर भी 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 0, तो 0 प्लस एटा 0 हमारे पास इस इंटीग्रल का जो लाइन इंटीग्रल जो फंक्शन था इस क्लोज्ड कर्व के अबाउट, उसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया।
और यही हमने यहाँ पर इसको प्रूव करना था। उम्मीद है आपको आज का जो टॉपिक था उसकी समझ आई होगी। अगर आपको फर्दर कोई क्वेरीज है तो आप जो सा है क्वेश्चंस जो से हैं कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।